है। यहाँ पे कुछ कहते हैं वो जो बेटी है जी, वो उसके हाथ से वो इतनी मेहनत से बनी बेटी गवा ना दे, तो क्या बेटे नहीं गवाते जायदादें? वही तो गवाते। हमारे सामने सैकड़ों एग्जांपल्स है, बाप ने अरबों की जायदाद दी, बेटे ने जीरो कर दी। ऐसे ही है। तो बेटी को देते हुए आपको डाउट किस बात के? तो असल बात ये कि हमारा मिशन ये है कि जायदाद हमारे घर में रह जाए, हमारे घर से बाहर ना जाने पाए। जो हम पहले बात करते हैं दस्तबरदारी, कि बहन अपने भाई के हक में दस्तबरदारी कर देती है। दस्तबरदारी कभी भी बहन करती नहीं है, नहीं करवाई जाती है। दस्तबरदारी करवाई जाती है। एग्जैक्टली। असूली तरीकाकार ये है कि बहन की प्रॉपर्टी ज्यादा या थोड़ी उसके हवाले कर दें कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब बहन कहती है मैं अम्मी ने लेना चाहती है, आप रख लें खुशी से, देन इट्स ओके। आप अपने घर बैठे उन्हें पूछते हैं ज्यादा लेनी है कि नहीं लेनी, तो उसको भी पता है कि बिहेवियर क्या है। कल को मेरे भाई ने डायरेक्टली कहते हैं कि भैया या प्रॉपर्टी रख लो या भाई रख लो, हाँ, रिश्ता ही खत्म कर या ज्यादा रख ला है या फिर भरा रख ला जी। है, तो बहन सोचती है कि कल को मेरा मैके का दरवाजा बंद हो जाएगा और इसमें बेहतर है कि मैं जायदाद छोड़ दूं। मेरा तो ख्याल है जब वालदा की वफात होती तो मैके का दरवाजा बंद हो जाता है। अच्छा, मैं बहनों से कहता हूँ कि आप आगे से काउंटर क्वेश्चन किया करें। जब भाई कहता है ना कि ये जायदाद रख लो या भाई रख लो, आप उससे ये क्वेश्चन किया करें तुमने जायदाद लेनी है बहन लेनी है, और फिर देखिए उसका आंसर क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर कर दी। ये क्या बात हुई कि हर दफा पे एक इमोशन आपने रखा हुआ है। सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए हमने ये सेशन रखा ताकि हम बता सकें तमाम नाजरीन को जो कि इस वक्त भी बहनों के हिस्से पर हम कह सकते हैं कि बहनों के हिस्से पर नज़र रखते हैं या नहीं देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग नहीं देना चाहते तो ये अंडरस्टैंड करें कि इस्लामिक लॉज भी यही कहते हैं कि आप बहनों को उनका हिस्सा दें। अगर बहनें छोड़ देती हैं तो जिस जगह पे वो हिस्सा है उस जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जैसे कहते हैं कि अपीयरेंस रहने दें। आप उनको बिल्कुल भी नल एंड वॉइड ना करें। उससे भी अगर आपको बहन यहाँ से लेवरेज दे रही तो आप भी ऑन द अदर साइड लेवरेज दें। हिबा प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, हालांकि हिबा का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में विरासती जायदाद को लेके है वो नहीं है, वहाँ पर वो नल एंड वॉइड हो जाता है। अब एक हिबा वाला जब नल एंड वॉइड हो जाती है जायदाद, तो वो फिर बच्चे बच्चियों में कैसे तकसीम होती है, ये बताइए। अच्छा देखिए कि फॉर एग्जांपल एक बाप ने बेईमानी करते हुए जायदाद एक बेटे को हिबा कर दी, बेटी ने चैलेंज कर दी। कल को वो इंतकाल जब टूटता है उसके बाद कोर्ट इज बाउंड, डिक्री हो जाती है, फिर कोर्ट इज बाउंड कि वो एज पर मेरिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाए औलाद में। भाई को मिलेगी जरूर वापस, टूटने के बाद भाई को वापस मिलेगी, लेकिन वो तकसीम होगी ना, लेकिन वो एज पर मेरिट मिलेगी। एज पर मेरिट वो जो बेईमानी की थी, कानून को चकमा दिया था, उसको वो कवर करेगी कोर्ट। हाँ, फिर वो खाली उसकी नहीं रहेगी, लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती से और बड़े दुख से मैं कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी को इसमें मजीद अलर्ट होने की जरूरत है, खास तौर पर लोअर जुडिशरी को। बहनें कोर्ट जाते हुए इसलिए डरती हैं कि भी वहाँ पे सालों साल लाके पता नहीं इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। इस कॉन्फिडेंस को बहाल करना आपकी अदालतों की जिम्मेदारी है। ठीक है, जब जिस दिन वो ये कॉन्फिडेंस बहाल कर पाए उस दिन खवातीन भी पूरी दिलेरी के साथ आगे मुकाबला करेंगे। अब देखिए, जिन बहनों का हिस्सा मार लिया जाता है, अगर वो जो है बहन है, उनकी डेथ हो जाती है, उनके बच्चे जो है वो किस्सा क्लेम कर सकते हैं और उनको किस्सा से हिस्सा मिलता है, ये भी बताइएगा। अच्छा देखिए कि बहन की अगर डेथ हो जाती है, बाप की जायदाद से, एक माँ का अपनी बाप की जायदाद से बच्चों के लिए हिस्सा कैसे मिलेगा अगर माँ मर गई है? अगर माँ मर गई है तो इट्स मीन कि स्टोरी वहाँ पे खत्म कर दी जाती है, फर्स्ट सर्कल दरमियान से खत्म हो गया। इसलिए माँ की ज़िंदगी में उसको क्लेम करना ज़रूरी है। जैसे अभी एक रिसेंटली बहुत अच्छी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इधर पेशावर का केस चल रहा था और वो उन्होंने सालों साल पहले सिविल कोर्ट में चलाया, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, देन वो हाई कोर्ट में आ गया। उसके बाद फिर वो भाई ने हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया, बहन की डेथ भी होगी, बच्चों ने देन उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब जब फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था कोर्ट का केस का सिविल कोर्ट में, उस टाइम तो माँ जिंदा थी, सुप्रीम कोर्ट जाते तक चाहे माँ की डेथ हो चुकी थी। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी सरजनिश की गई उस भाई की इन द कोर्ट, और कहा गया कि इसको शर्म नहीं आती कि एक तो प्रॉपर्टी दबाकर बैठा, ऊपर से केस को उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले आया। फिर उसको ऑर्डर किया गया प्रॉपर्टी भी वापस देंगे प्लस 5 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे। तो ये जो रवैया है, नो डाउट हमारी सुपीरियर कोर्ट्स में काफ़ी हद तक बेहतर है, हाई कोर्ट्स में जाकर इंतकाल टूट रहे हैं। लोअर जुडिशरी में समझता हूँ मजीद वर्किंग की जरूरत है, उनको इसमें मजीद ट्रेनिंग की या उनको मजीद अलर्ट होने की जरूरत है। अच्छा, अगर मदर की डेथ हो गई है तो मतलब उनके बच्चों में कोई और माँ ने अगर अपनी जिंदगी में उस इशू को नहीं उठाया, उसको चैलेंज नहीं किया, तो कल को उसको अब चैलेंज नहीं, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं। नहीं मैम, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल नल एंड वॉइड नहीं होती, लेकिन आप कर सकते हैं। उसमें बहुत स्वेयर चांस होता है कि माँ के नॉलेज में था, उस टाइम फॉर एग्जांपल मामला जिरगा में चला गया, पंचायत में चला गया, उसके बाद आप उसको लेकर जाते हैं, वो ग्राउंड बनाकर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहन नहीं है, 3 भाई हैं, उनमें भी इंसाफ नहीं हो पा रहा, सिर्फ एक ही भाई के पास सारी अथॉरिटी है प्रॉपर्टी की। अब उसके पास अगर है एक, तो कैसे है उसके पास अथॉरिटी? क्वेश्चन ये है। इट्स मीन के फादर ने दी है ना, तो आज जाके गलती अब सबसे पहले फादर को पकड़ेंगे। उसके बाद जो बाकी भाई हैं उनको बजाय इसके कि वो रवायत उसमें रायत रखें और ये सोचते रहे कि हमारा भाई है यार, हमें शर्म करनी चाहिए। शर्म उसको करनी चाहिए जो प्रॉपर्टी दबा कर बैठा हुआ है,
तो बेगैर तो वो हुआ बैठा है, तो आपको चैलेंज करना है, सिंपल। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत अच्छा जो कदम है वो, चाहे वो भाई बहनों की तरफ से खासतौर पे ऐड किया गया, और भाइयों में तो हम इसको फ्रॉड में ले जाते हैं ना 420 में भी, बहनों की तरफ से अगर मैं लेकर आऊँ, आपको पीपीसी में स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ में एक सेक्शन ऐड किया गया कि अगर कोई भाई बहन की प्रॉपर्टी उसके हवाले करने से इनकारी है तो बहन उसके खिलाफ एफआईआर का इंदराज करवा सकती है, जिसपे उसको 10 के खिलाफ भी, नो भाई के खिलाफ। अच्छा। जो विरासती जायदाद आ रही है ना, विरासती जायदाद, विरासत होगी ही बाप की डेथ के बाद, तो उस पर उसको 10 साल कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, प्लस उसको प्रॉपर्टी उठाकर फिर भी बहन की जो उसके हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि आज तक कितनी एफआईआरस करवाई है बहनों ने? ऐसी मिसाल देखी ही नहीं सोसाइटी मैं कहता हूं शायद लोगों को इस कानून का ही नहीं पता, पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर मैं किसी बहन को बताऊं भी ना, वो आगे से उसकी ममता जागती है। क्योंकि एफआईआर का लफ्ज जो है ना, वो बजाते खुद ही इतना वो लगता है कि आप अपने भाई उसको सोसाइटी भी नहीं छोड़ेगी ना मैम, उसको सोसाइटी तो लानत करना शुरू कर दी, वो भाई के खिलाफ एफआईआर दे देगी। सोसाइटी क्या पहले अपने घर वाले नहीं छोड़ेंगे, कैसी बहन है। एग्जैक्टली वो जालिम हो जाएगी। वही बात होगी ना कि या रिश्ता बचा लो या जायदाद बचा लो। तो ये बताएं, आप क्या सजेस्ट करती हैं जब बेटियां जो है दूसरे घरों के लिए उनकी शादी हो जाती है, दूसरे घर चली जाती है, उनका जायदाद में प्रॉपर हिस्सा बनता है? जी बिल्कुल, 1% हो या 2% हो, हिस्सा तो हिस्सा, जो हिस्सा आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगी आजकल के माँ बाप को जो ऐसी हरकतें अभी भी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जी इसके सख्त खिलाफ हूँ बिल्कुल जी। जो एक बच्ची का राइट है, जैसे जो भी आपके बच्चे हैं, मसलन किसी के घर में 3 बेटियां और सिर्फ 1 बेटा है, तो आप देखें कि वो बेटियों की बल्कि रेशो ज्यादा है, तो बल्कि उन बच्चियों का ज्यादा हिस्सा बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कानून कहता है, जो आपका मजहब कहता है, आप उसके मुताबिक बच्चों में जायदाद तकसीम करें, नाइंसाफी ना करें। लेकिन अगर सिर्फ बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, तो फिर तो वो बराबर हो जाती है। उसके बाद वो अगर सिर्फ बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो ये 2/3 है वो बेटियों को मिल जाएगा। तो बाकी किसे मिलेगा? जो बाकी 25% रह जाता है वो हो जाएगा जो जिसकी डेथ हुई है उसके पेरेंट को, फादर को। अच्छा। और मेरी डेथ हो जाती है, बेटी है, मेरे फादर को जाएगा। अब जो फादर है वो चाहे तो अपनी पोतों को हिबा कर सकता है, जिससे आया था, अदरवाइज अगर उसकी डेथ उसके पास मौजूद रहता है, उसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर उसके बच्चों में, यानी कि मरने वाले के बहन भाइयों में तकसीम। बिल्कुल, मतलब उसके चचा होते हैं। मैं अली एक कानूनी चूंकि है पॉइंट, मैं इसलिए आप ही से पूछूंगी कि रिसेंटली एक मेरे जानने वाले थे, उनकी औलाद नहीं थी, तो जो खातून है उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, वो खुद भी वर्किंग वीमेन थी, तो उनके सारे जो भाई हैं ना वो आगे के जी ये घर तो अब छोड़ दो आप। तो ये तो बड़ी ज्यादती है मेरी नज़र में कि अगर आप मियाँ बीवी जो कि खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे, अब अचानक हस्बैंड की डेथ हो गई और उस औरत को आप बिल्कुल ही महरूम कर रहे हैं उस जायदाद से। 1/4 तक तो वैसे क्लेम कर सकती है। अच्छा, चौथा हिस्सा जो है ठीक, उसके बाद बाकी आएगा उसके पेरेंट्स में और बहन भाइयों में, उस लड़के के। लेकिन जुल्म है। नहीं, ये तो ज्यादा, नो डाउट ये जुल्म है। लेकिन करेक्ट कर दूं मेरे कि कुछ चीजें ऐसी जो शरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं, हम उसमें अपनी ओपिनियन शायद नहीं दे सकते। कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ताला नहीं है, तो ये जो 1/4 तक वाइफ को मिलेगा, बाकी जो जाएगी अल्लाह ताला की तकसीम है ना। तो मैं समझता हूं नौज़ुबिल्लाह हम जुल्म का शायद मेरा वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं है। वाइफ को तब जाएगा ना जब बाकी बच्चों को जाएगा। अब अगर है ही मियां बीवी, अगर फर्ज करें उस औरत ने भी कंट्रीब्यूट किया उस घर को बनाने में, 1/8 जाएगा ना। नहीं, आप ये देखो ना, आप एक घर है जो मियां बीवी ने मिलकर बनाया है, फर्ज करें एक वर्किंग वीमेन है, और उसके बाद अचानक जी खुदा ना खास्ता अगर शौहर की डेथ हो जाती है और उसके भाई आके कहते हैं जी अब निकलो इस घर से, ये तो चूंकि हम ज्यादा हिस्सेदार हैं, ये तो ज्यादा। इसको मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ। हाँ जी, अगर वो मकान या वो प्रॉपर्टी औरत के नाम पे था, नहीं ये तो यही तो फिर नहीं है ना, यहाँ भी है मसला। मैं दूसरी तरफ लेके आ रहा हूँ। अगर वो औरत के नाम पे था और औरत की डेथ हो जाती है, अच्छा, तो तब भी उसके शोहर को सारा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो लड़की के बहन भाई भी पीछे से आ जाएंगे, हमें मिलना है। नहीं, अच्छा, अगर यहाँ पर लेकिन शरई तरीके से ज्यादा किसको है? 1/4 जाएगा जी औरत को, बाकी जो है वो तकसीम हो जाएगा, शोहर के वालिद को जाएगा, उसके बहन भाई में तकसीम। और अगर कोई विल लिख दे, अपनी पहले से वसीयत लिख दे, वसीयत लिखी जा सकती है सिर्फ औलाद के हक में। अच्छा, वसीयत नहीं लिखी जा सकती, औलाद के हक में नहीं, वसीयत नहीं लिखी जा सकती। नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई खातून तन्हा है, बच्चे नहीं है, और वो फिर वसीयत लिखे तो फिर गिफ्ट कर दे। ओके, सिंपल हिबा कर देना, गिफ्ट तो कर सकते हैं। और अडॉप्टेड जो बच्चे होते हैं, कर सकता है, वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती है। अडॉप्टेड बच्चे जो होते हैं उनको नहीं जाता, उनको नहीं जा सकता, उनको नहीं जा सकता, उनको गिफ्ट की जा सकती है, गिफ्ट तो कर सकते, विरासत नहीं जाएगी। विरासत यहाँ पर हमारे पास एक ये मिसाल भी है कि अगर बाप की डेथ हो गई है और प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर नहीं हुई है बाप तक, और बाप की डेथ हो गई है, तो ये 3 बच्चों को कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, डिवाइड कैसे होगी? ओके, इसका हम सबसे पहले जाते हैं नादरा के पास, वहाँ से एफआरसी बनता है। एफआरसी में फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड या सर्टिफिकेट, उसमें वो सारी औलाद जो उनकी रजिस्टर्ड होती है नादर में, उसकी डिटेल आ जाती है। उसके थ्रू ही आपकी उस रेशो के मुताबिक, उसके मुताबिक रेशो बनती है, उस रेशो से ऑटोमेटिकली आपका इंतकाल कंप्यूटर से चढ़ जाता है।
लेकिन खुदा ना खासा दरमियान में कोई तीसरा बंदा आकर कोई बेईमानी ना करे, जो आमतौर पर ये 3 बच्चों की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए की जाती है, कि जिसने तो मुझे देखे मुझसे स्टाम्प कर लिया था, ये जिसने मेरे पैसे देने थे उसने लिख के मुझे दे दिया था, अंगूठा कुछ लगवा ली, इस तरह के मामला, तो उसमें आप चैलेंज कर देते हैं कल को। या जी देखिए गवाहन मौजूद है, इसके मौजूदगी में इसने मुझसे पैसे ले लिए थे, अभी हमने लिखा नहीं था और ये प्रॉपर्टी मुझे आनी थी। ऐसा भी होता है कि अभी भाई की डेथ हुई है, उसके चंद घंटों के बाद लोग आ जाते हैं कि यार किसी तरह प्रॉपर्टी, बच्चे छोटे हैं, हम लोग अपने हवाले कर लें, और वो बेईमानी के तरीके उसमें पूरा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने हवाले कर दें। लेकिन वो तो केयर भी बन सकता है ना जी, वो माल अपनी तरफ, मतलब लाइक प्रॉपर्टी अपने नाम तो नहीं करवा सकते। जी, लेकिन इसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये टीम जब मेजर हो जाए तो फिर आप उनको उनके हवाले ट्रांसफर करने की जिम्मेदार है, और इसमें कोर्ट को बाउंड किया जाता है कि कोर्ट उस चीज की निगरानी रखेगी जब तक वो मेजर नहीं हो जाते वो।